इताची उचिया ये एक ऐसा नाम है जिसको मैं जब भी सुनता हूँ मुझे सैक्रिफाइस वर्ड की याद आ जाती है। कई सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि सैक्रिफाइस वर्ड बना ही इताची के लिए था, क्योंकि इस बंदे ने अपनी लाइफ में जितना कुछ सैक्रिफाइस किया है तुम लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। इस इंसान ने अपनी जिंदगी इतने ज्यादा दुख में काटी है कि अगर किसी और इंसान के ऊपर ये सारी फीलिंग्स होती तो वो तो कब का सुसाइड कर चुका होता। इताची उचिया एक ऐसा नाम है जिसने अपने गाँव वालों को बचाने के लिए अपने पूरे क्लैन को मार डाला। एक ऐसा चाइल्ड प्रोडिजी जिसके ऊपर उसके गाँव वालों का बहुत ही ज्यादा भरोसा था। सब लोग उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और बहुत ही ज्यादा उसको प्यार भी करते थे। लेकिन इसी इंसान ने एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से सारे के सारे गांव वाले इससे नफरत करने लगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इताची की पूरी लाइफ के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे उसके पैदा होने से लेकर उसकी डेथ तक उसकी लाइफ रही कैसी, आखिर उसने जो भी कुछ किया उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, उसने क्यों अपने क्लैन को मारा, क्यों उसने सासुके को नफरत दिखाई। वो इताची उचिया जिसका भाई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसने अपने भाई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बना लिया। ना इस वीडियो के अंदर हम लोग इताची की पूरी लाइफ को कवर करने वाले हैं। इसीलिए जो इताची की लाइफ में मेन इवेंट्स है मैं उनकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जो ओवरऑल मेन बात है वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिर उससे वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तुम भी देखने में बोर हो जाओगे और मैं एडिट करने में भी हालत खा जाऊंगा। तो इताची का जन्म जब हुआ था तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन बदकिस्मती से इताची का जन्म एक ऐसे टाइम पर हुआ था जब वहाँ वॉर चल रही थी। नारुतो के अंदर जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रही थी तो उसमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और इसी डिस्ट्रक्शन के टाइम पर ही इताची का जन्म हुआ था। जब इताची 4 साल का था तो उसने अपनी आंखों के सामने वॉर देखी थी और एक बहुत ही छोटी एज में वॉर देखने की वजह से वो एक पैसिफिस्ट बन चुका था। पैसिफिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जिनको वॉर से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है, जो लड़ाई से एकदम दूर रहना चाहते हैं और सिर्फ बातों से शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि कहीं पे लड़ाई शुरू हो। यही मेंटालिटी थी इताची उचिहा की। बचपन से ही उसने इतना ज्यादा खून खराबा देख लिया था कि वो इस दुनिया को बदलना चाहता था। इताची एक पैसिफिस्ट तो था ही और इसके अलावा उसके पास एक अच्छा दिल भी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर था। इताची ने वॉर तो देखा ही था, लेकिन उस वॉर में भी वो खुद को सर्वाइव करना जानता था। अगर इताची के सामने कभी किसी वॉर में कोई इंसान जख्मी पड़ा है तो उसको जाकर पानी जरूर पिलाए, लेकिन अगर सामने वाला बंदा इताची के ऊपर ही चाकू कर दे तो इताची उसकी गर्दन भी काट देगा। इताची जब 5 साल का था तब उसके घर में जन्म हुआ उसके छोटे भाई सासुके का, और इताची को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से ही था। इताची लिटरली अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगर अपने भाई के लिए उसको खुद को मरना पड़े तो वो खुद भी अपनी जान हंसी खुशी दे देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इताची को सासुके के अलावा दूसरे लोगों से प्यार नहीं था। वो अपने पूरे क्लैन और पूरे गाँव को बहुत ही ज्यादा चाहता था। और सासुके के अलावा भी एक ऐसा इंसान था जिसको इताची अपना भाई मानता था, और वो था शिसुई उचिहा। शिसुई भी उचिहा क्लैन से बिलोंग करता था, लेकिन वो ब्लड रिलेटेड नहीं थे। शिसुई इताची का दोस्त था और धीरे धीरे साथ में ट्रेनिंग करने की वजह से इन दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को भाई मानने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीजें सिखाते थे और एक दूसरे से चीजें सीखते भी थे। इताची जब 6 साल का था तब उसने निंजा एकेडमी ज्वाइन करी थी और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वो सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर करता था। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उसको निंजा एकेडमी पास करने में कोई दिक्कत नहीं आई और लकीली 7 साल की उम्र तक वो निंजा एकेडमी पास कर भी चुका था। एंड इसके बाद उसकी स्किल्स भी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो सबकी नजरों में आने लगा, और अपनी इन्हीं स्किल्स की वजह से इताची 10 साल की उम्र में चूनिन एग्जाम्स को पास करके एक चूनिन बन चुका था। और उसके बाद जब दांजो की नजर इताची पे पड़ी तो 11 साल की उम्र में दांजो ने उसको ब्लैक एनबू ऑप्स में भर्ती भी कर लिया था। और इताची ब्लैक एनबू ऑप्स में भर्ती होने वाला सबसे कम उम्र का लड़का था जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में ब्लैक एनबू ऑप्स को ज्वाइन कर लिया था। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि ब्लैक एनबू ऑप्स कोनोहा में सबसे हाईली स्किल्ड निंजाज माने जाते हैं। ब्लैक एनबू ऑप्स ज्वाइन करने के बाद इताची ने काकाशी और यामाटो के साथ मिलकर भी काम किया था। इसके अलावा इताची और शिसुई की भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इताची शिसुई को अपना भाई मानता था। वो शिसुई पे इतना ज्यादा भरोसा करता था कि उचिहा क्लैन और कोनोहा के लीडर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई से आगे क्या क्या होने वाला है उसने वो बात भी शिसुई को बताई थी, और शिसुई भी इस बात को पहले ही समझ चुका था, इसलिए वो इस चीज को रोकना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का यूज करके उचिहा लीडर्स को अपने कंट्रोल में करता और फिर वो कोनोहा के लीडर्स के साथ जाकर नेगोशिएट करने की प्लानिंग कर रहा था। और शिसुई ऐसा कर पाता क्योंकि उसके पास शारिंगन था और उसकी शारिंगन की कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन शिसुई ऐसा कर पाए उससे पहले ही डांजो ने उसकी राइट आई चुरा ली थी। डांजो ऐसा होने नहीं देना चाहता था और वो उचिहा के विजुअल प्रोवेंस यानी कि उनके शारिंगन से बहुत ही ज्यादा डरता था, इसीलिए डांजो ने शिसुई की राइट आई चुरा ली थी। जब ये चीज हुई तो शिसुई ने वापस आकर इताची से बात करी और उसने अपनी लेफ्ट आई इताची को निकाल कर दे दी और खुद इताची के सामने उसने अपनी जान दे दी सुसाइड करके। लेकिन खुद की जान देने से पहले शिसुई ने इताची से ये कहा कि उसे अपने क्लैन और अपने विलेज दोनों को ही बचा कर रखना होगा। इतना कहकर शिसुई ने इताची के सामने अपनी जान दे दी। इताची ने जब अपने
सबसे कीमती और सबसे खास दोस्त की जान जाते हुए देखी तो वहीं पर उसका मांगे गया शारिंगन अवेक हो गया था। अब अगर तुम लोग को इताची के बारे में अच्छे से जानना है तो तुम्हें एक इवेंट के बारे में समझना होगा और वो इवेंट है कोनोहा पर 9-tailed बीस्ट का अटैक। अगर तुम लोग इस चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको जरूर चेक कर लेना। लेकिन अगर तुम लोग को अभी मोटा मोटा समझाना हो तो इतना समझ लो कि ओबितो नाम के एक लड़के ने, जो खुद को मादरा बता रहा था उस टाइम पर, उसने 9-tailed को कैप्चर किया, 9-tailed को कंट्रोल किया और 9-tailed से उसने पूरे कोनोहा विलेज पर अटैक करवाया। अब इस चीज की वजह से दानजो ने कोनोहा के लीडर्स को भड़का दिया था कि वही 9-tailed ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया है तो उसको कंट्रोल करने के पीछे किसी उच्चिया का हाथ है, क्योंकि 9-tailed को कंट्रोल करने के लिए शारिंगन चाहिए होता है और शारिंगन सिर्फ उच्चिया के पास ही मिलता है। जिसकी वजह से भाई उच्चिया क्लैन के साथ काफी सारी चीजें की गई, जिनमें से सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्हें पूरे गांव से निकालकर एक एज पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से उन पर अच्छे से नजर रखी जा सके। अब इस चीज को देखकर उच्चिया क्लैन पूरी तरह से भड़क चुका था और अब वो अंदर ही अंदर वॉर की प्लानिंग शुरू करने लगे थे। वो कोनोहा की सरकार को हटाना चाहते थे और खुद कोनोहा की सरकार बनना चाहते थे। इताची भी ये बात समझ चुका था कि अब जो चीजें होने वाली है उससे शांति तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी तो लड़ाई जरूर शुरू करेगी और अगर गलती से लड़ाई शुरू हो गई तो ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी, क्योंकि पहले सिविल वॉर शुरू होगी और जब सिविल वॉर शुरू होगी तो बाहर के लोग भी इस सिविल वॉर में अपना हाथ जरूर धोएंगे। और यही वो मोमेंट था जब इताची को एक डबल एजेंट बनना पड़ा। इताची के डैड ने इताची पर भरोसा किया क्योंकि वो एक काफी अच्छी पोजीशन पर था ब्लैक एनवू ऑप्स में। इताची के डैड ने उससे कोनोहा के ऑफिशियल्स पर नजर रखने को कहा और जो कोनोहा के लीडर्स कर रहे हैं उन चीजों की सारी खबर इताची को अपने क्लैन को लाकर देनी पड़ती। लेकिन यही इताची ये बात जान चुका था कि इस बार उसके क्लैन के लोग जो करने वाले हैं उससे लड़ाई छिड़ जाएगी। इसलिए इताची ने अपने क्लैन के लोगों की सारी थिंकिंग और वो जो चीजें कर रहे हैं, वो किस किस चीज को प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीजें जाकर कोनोहा के लीडर्स को बतानी शुरू कर दी, इस होप में कि कहीं ना कहीं कोनोहा के लीडर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे लड़ाई को रोकने का। लेकिन इस काम में वो अनसक्सेसफुल रहा। अब ये बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि भाई सबको पता था कि जंग तो जरूर शुरू होएगी ही होएगी। लड़ाई को किसी भी तरह से अब रोका नहीं जा सकता था, लड़ाई तो होनी ही थी। लेकिन अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि डैमेज को मिनिमम से मिनिमम किया जाए। और वो कैसे किया जाता, उसका इलाज निकाला डांजो ने इताची को मैनिपुलेट करके। डांजो ने इताची को दो चॉइस दी, या तो तू अपने क्लैन को चुन, उनका साथ दे और बदले में हम लोग तुझे, तेरे पूरे क्लैन को और तेरे छोटे भाई सासुके को जान से मार देंगे, क्योंकि हमें मारना ही पड़ेगा। या फिर तेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तू अपने गांव को चुन, अपने गांव का साथ दे और अपने पूरे क्लैन को मार दे, और अगर तू ऐसा करेगा तो हम तेरे छोटे भाई को छोड़ देंगे। इताची एक ऐसा ब्रोकन हीरो है जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपने क्लैन के लोगों को मारा और सारे गांव की नफरत लेके वो पूरी जिंदगी जीता रहा। उसने जिन लोगों को बचाया उन्हीं लोगों ने उससे नफरत की, लेकिन उसे उनकी नफरत से कभी फर्क नहीं पड़ा था। उसने अपने क्लैन के सारे लोगों को मारा, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। वो एक इंसान था जिससे इताची इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इताची पूरी दुनिया को जला देता। वो इंसान था इताची का छोटा भाई सासुके। इताची पूरी दुनिया में बस उसी एक इंसान को नहीं मार पाया और बदले में सब लोगों को मारने के लिए सासुके अपने बड़े भाई इताची से नफरत करने लगा। इताची सारी दुनिया की नफरत सह सकता था सिवाय अपने भाई की नफरत के, लेकिन उसे पता था कि अगर सासुके को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे नफरत दिखानी होगी और जितनी नफरत सासुके इताची से करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इताची ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही पल का इंतजार किया, जिस पल सासुके आए और इताची को अपने हाथों से मार दे। इसीलिए इताची ने कभी सासुके को सच्चाई नहीं पता चलने दी कि उसने अपने क्लैन को और अपने मॉम डैड को आखिर मारा क्यों। जब सासुके छोटा था तो वो अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करता था और बस अपने भाई के साथ रहने के बहाने ढूंढता रहता था। वो सारी चीजें अपने भाई से सीखता था, जबकि उसके पापा इताची से भी ज्यादा अच्छा सिखाते थे। इताची बिजी होने की वजह से सासुके से बस एक ही चीज कहा करता था हमेशा, सॉरी सासुके, फिर कभी। इताची ने जब अपने पूरे क्लैन को मारा तब वो जानता था कि अब इसके बाद पूरा कोनोहा गांव उसे नफरत करने लगेगा। लेकिन अगर इताची वहीं पर मर जाता तो उसे ये भी चीज पता थी कि सासुके का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और अगर वो मर जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोनोहा के बाहर जो कोनोहा पर अटैक करना चाहेंगे। इसीलिए इताची जिंदा रहा। इताची ने अपने क्लैन को मारने के बाद अकात्सुकी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और उसने अकात्सुकी में रहते हुए अकात्सुकी को रोक कर रखा कोनोहा पर अटैक करने के लिए। इताची की पावर का अंदाजा तुम लोग इस बात से लगा लो कि जब तक इताची अकात्सुकी में था तब तक अकात्सुकी का एक भी मेंबर कोनोहा पर अटैक करने के लिए नहीं आया, लेकिन इताची के मरने के बाद ही उन्होंने कोनोहा विलेज पर अटैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन इताची और सासुके आमने सामने आए उस दिन इताची बीमार था। उसे काफी टाइम से एक बीमारी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस बीमारी की वजह से वो धीरे धीरे मर रहा था। जब वो खांसता था तो उसके मुंह से ब्लड निकल जाता था। जब दोनों की फाइनल बैटल हुई तो इताची बहुत बीमार था, पर उसने सासुके को पता नहीं चलने दिया। उसने सासुके को बहुत थकाया, लेकिन आखिर में जाके वो सासुके से हार गया। इताची बीमार होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि सासुके को वहाँ इजीली जान से मार सकता था, लेकिन उसने अपने भाई के हाथों हारना मंजूर किया, क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए इताची अभी तक जिंदा था। उसका सारा गाँव उसे ट्रेटर समझता था और उससे नफरत करता था। उसकी फैमिली को उसने अपने हाथों से मार दिया था और उसका कोई दोस्त भी नहीं बचा था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान
उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। इसीलिए इताची का बस एक ही मकसद था उसकी जिंदगी में कि वो उस इंसान के हाथों मरे जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया। सासुके हमेशा से इताची को मारना चाहता था, लेकिन उनकी फाइनल बैटल में इताची की बीमारी ज्यादा ही बढ़ गई और सासुके से थककर इताची के मुंह से बहुत सारा ब्लड बह गया। मरने से पहले इताची ने सासुके से ये कहा, आई एम सॉरी सासुके बट दिस इज इट, और उसने वही अपनी 2 फिंगर से सासुके के माथे को टच किया जैसे वो हमेशा किया करता था। इताची सासुके के सामने एक स्माइल के साथ मर गया, इस खुशी में कि अब उसका भाई स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अब इताची की सफरिंग खत्म हो गई। वो मरा भी उस इंसान के हाथों जिससे उसने हमेशा प्यार किया। जब नारुतो में 4th ग्रेट शिनोबी वॉर शुरू हुआ तो काबुतो ने रीएनिमेशन जुत्सु का यूज किया, जिसकी वजह से उसने काफी सारे लोगों को रीएनिमेट किया। अब इस जुत्सु की वजह से जितने भी लोग रीएनिमेट हुए हैं वो फर्क नहीं पड़ता अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सब काबुतो के इशारे पर नाचने लगे थे। उन सबका ब्रेन कॉन्शियस था, उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि काबुतो उनसे वो सब कुछ करवा रहा था। इताची को भी उसी टाइम पर रीएनिमेट किया गया था, लेकिन इताची ने इस कर्ज को ही तोड़ दिया अपने ऊपर से, जिसकी वजह से इताची उसके कंट्रोल से फ्री हो गया और वो काबुतो की इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने जा ही रहा था, तभी सासुके ने उसे देख लिया। जब सासुके ने इताची को हराया और इताची मर गया तो उसके अगले दिन ओबितो ने सासुके को सारी सच्चाई बता दी थी कि इताची ने जो भी कुछ किया वो आखिर किया क्यों, उसने अपने पेरेंट्स और अपने क्लैन को क्यों मारा। उसने बताया कि इताची को जो मिशन मिला था उसमें कहा गया था कि उचिया क्लैन का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचना चाहिए, इताची को सबको मारना होगा। वहाँ इताची ने कोनोहा की गवर्नमेंट के सामने ही बोल दिया था कि वो कभी भी सासुके को नहीं मारेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे गवर्नमेंट से ही क्यों ना लड़ाई करनी पड़ जाए। इताची ने अपने इमोशंस को मार के अपने पेरेंट्स तक की जान ले ली, लेकिन जब बारी सासुके की आई तो उसे हाथ तक नहीं लगा सका। सासुके के लिए इताची के प्यार ने उसे कभी सासुके को मारने ही नहीं दिया। सासुके को जब ये बात पता चली तो वो अपने विलेज की गवर्नमेंट को मारने निकल गया। उसने सोच लिया था कि अब वो पूरे विलेज को खत्म कर देगा क्योंकि उसके पूरे गांव और गवर्नमेंट की वजह से ही उसका भाई मारा गया। लेकिन जब इताची वापस जिंदा हुआ तो उसने सासुके को देख लिया। पहले तो वो सासुके को नफरत ही दिखा रहा था, फिर सासुके ने उसे बता दिया कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है और अब वो कोनोहा विलेज को खत्म कर देगा ताकि उसके भाई को इंसाफ मिले। पर इताची ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इताची ने कहा कि मैंने बस इसी काम के लिए अपना विलेज छोड़ा था और सबका दुश्मन बना था ताकि कोई सासुके तुम्हें कुछ ना करे और पूरा विलेज सेफ रहे। अगर तुम विलेज पर अटैक करोगे तो ये मेरी बेइज्जती होगी और मेरे सारे एफर्ट्स जितना भी कुछ मैंने आज तक किया सब बेकार हो जाएंगे। इसके बाद इताची ने उस रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ दिया। रीएनिमेशन जुत्सु को जब इताची ने तोड़ा तो जितने भी लोग वापस आए थे वो सब धीरे धीरे करके वापस से मरना शुरू हो गए और इताची का टाइम भी आ चुका था, वो भी मरने ही वाला था। अब इस मोमेंट पर इताची ने सासुके से वो कहा जो वो हमेशा से कहना चाहता था कि तुम्हें मुझे माफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है सासुके, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई सही रास्ता क्यों ना चुनो, तुम कहीं भी क्यों ना जाओ, तुम कुछ भी क्यों ना करो फ्यूचर में जाकर, मैं तुमसे प्यार करना कभी भी बंद नहीं करूंगा। और नारुतो के अंदर इताची की यही आखिरी लाइन थी और यही थी स्टोरी उस ब्रोकन हीरो की जिसने अपने पूरे गाँव की नफरत को लेके सिर्फ अपने गाँव को बचाने के बारे में सोचा, जिसने हमेशा से अपने इकलौते भाई को बचा कर रखा। अब अगर तुम लोगों ने नारुतो नहीं देख रखी तो तुम लोग को पता चल चुका होगा कि इताची की असल सच्चाई क्या थी, इताची ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, उसने क्यों अपने क्लैन को मारा और उसके फाइनल मोमेंट्स कैसे रहे। और इतना सब कुछ जब तुम लोग जान चुके हो तो तुम